हेलो बच्चों, देखिए हम लोग छठवें चैप्टर में काम कर रहे हैं एनसीईआरटी के, और छठवें चैप्टर पे देखिए आज का वीडियो लेक्चर पार्ट 4 पढ़ेंगे। तो सभी स्टूडेंट ये लोगों कल के क्लास में लगा होगा एनसीईआरटी 6.1 और 1 to 10 क्वेश्चन हुए थे, तो आज एक नया लोगो लगाइएगा पार्ट 4। पार्ट 4 में आज छोटा सा ये वीडियो लगभग बनेगा, क्योंकि देखिए मैं टॉपिक चेंज करूंगा। कल हम पढ़ाएंगे वर्धमान और ह्रासमान फलन, ठीक। तो कल नया टॉपिक शुरू होगा। दूसरी बात, आज से बच्चे घर आके सीट ले जाएं छठवें चैप्टर की, क्योंकि देखिए जैसे मैं वर्धमान ह्रासमान फलन पढ़ाया 2 या 3 दिन की क्लास में, और मैं अगले टॉपिक पे गया टेंजेंट और नॉर्मल पे, तो आप सीटें करना मेरे साथ शुरू कर दीजिएगा, और फिर क्योंकि फिर लेट हो जाती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आज से आप सीट ले लें, ठीक है, घर आके। तो हम लोग कल 10 तक सवाल पढ़े थे। 6.1 का 11वां सवाल करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है सुनिए, 11वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एक कण वक्र 6y बराबर x³ + 2 के अनुगत गति कर रहा है। अब देखिए है क्या, एक कण है, लिखेंगे इस वक्र के अनुगति, अर्थात कोई कर्वेचर है, सपोज दैट। ध्यान से सुनना, ठीक। इस तरह का, या फिर कोई बर्तन है, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, शांत रहो थोड़ा सा, ठीक। इस तरह का मान के चलिए कि कोई बर्तन का आकार है, ठीक। और यहां से जब बर्तन है तो अंदर की तरफ की ये सतह है, यहां पे एक कोई कण डाल दीजिएगा, सपोज दैट कंचा डाल दे, बात समझ रहे हो। तो जब डालेंगे तो ये इसी के सहारे ऐसे नीचे की तरफ नहीं आ जाएगा। तो कोई कण है जो इस कर्व के पाथ पे, अर्थात इसके रास्ते के ऊपर गति करता है, और उसका समीकरण कितना है वक्र का, 6y बराबर, ये नहीं बना रफ कार, 6y बराबर x³ + 2। अब मेरी बातों को समझने की कोशिश करिए। एक कण वक्र 6y बराबर x³ + 2 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, अर्थात एक ऐसा वक्र है, बना लीजिए फिगर, एक कर्व बना लीजिए, बता रहा बनाइए, इस तरह का एक वक्र बना लीजिए, ठीक है। ये क्या है, कर्व है, वक्र पढ़ते हैं हिंदी में, ठीक। इस वक्र के ऊपर एक कण गति कर रहा है, उसका समीकरण क्या है, 6y बराबर x³ + 2। अब सुनिए, दिमाग लगाइएगा। देखिए जो बीच में नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो पार्ट 1 से वीडियो लेक्चर देखे और तेजी के साथ आए। ये 3 पार्ट इसके छूट गए, जिन लोगों के 5वां चैप्टर छूटा है तो 5वां चैप्टर कवर करो, फिर सारणी का भी उधर कवर करो। क्या कह रहा है कि एक कण वक्र 6y बराबर x³ + 2 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जब x अक्ष के निर्देशांक की तुलना में, अर्थात इस वक्र पर एक बिंदु स्थित है, इस वक्र पर एक बिंदु स्थित है x, y। अब बात समझिएगा, जिस वक्र पर एक कण गति कर रहा है उसी वक्र के ऊपर एक बिंदु स्थित है, तो उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x अक्ष का निर्देशांक की तुलना में y अक्ष के निर्देशांक क्या कर रहा है, 8 गुना तीव्रता से बदलता है। अर्थात जो y की वैल्यू है वो 8 गुना तेजी से बढ़ती है, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। अर्थात क्या दिए, dy/dx। नहीं समझ में आया, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी दी है ना, ये 8 के हिसाब से बढ़ती है। प्रश्न देखो क्या क्या कह रहा है, जरा दिमाग लगाइए। प्रश्न में कह रहा है कि जो y की जो वैल्यू है वो 8 गुना है किसकी, x की। प्रश्न में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वक्र के ऊपर, फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x अक्ष की निर्देशांक की तुलना में, x अक्ष की निर्देशांक की तुलना में y अक्ष का निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बढ़ रहा है। जब बढ़ रहा है तो क्या होगा, dy/dx प्लस में लेंगे कि माइनस में, प्लस में लेंगे। ये चित्र बन गया, लिखेंगे माना, मैं बता रहा हूं, माना वक्र के ऊपर एक बिंदु x, y स्थित है, माना वक्र के ऊपर एक बिंदु y स्थित है, एक बिंदु x, y स्थित है,
एक्स कामा वाई स्थित है, एक्स कामा वाई स्थित है तथा प्रश्नानुसार, सुनना ध्यान से, प्रश्नानुसार भेजा लगा ना, y की वैल्यू, y तेजी से बढ़ रहा है किसके अपेक्षा, x के, कितने गुना, प्रश्नानुसार y बराबर x, अर्थात जो कोऑर्डिनेट है y बढ़ रहा है x के सापेक्ष। ठीक, अब थोड़ा सीरियस रहे, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ बोथ साइड। y का कॉलम बताओ, dy बाई डी एक्स, 8 का x का 1, तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया, समीकरण नंबर 1 करो, नहीं 2 करो। अब लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करना। यार जरूरत तो इसकी भी पड़ेगी, इसको 2 कर दो यार, इसको 3 कर दो, इक्वेशन इसकी भी जरूरत पड़ेगी। समीकरण 1 का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन 1 डी ऑफ डी एक्स 6y डी ऑफ डी एक्स एक्स क्यूब डी ऑफ डी एक्स 2, डी ऑफ डी एक्स 2 आ गया है। अब सुनिए, 6 बाहर y का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर 2 का अवकलन 0। डी वाई बाई डी एक्स बराबर 3x स्क्वायर अपान 6। अच्छा कोऑर्डिनेट चाहिए यहां बिंदु P का, 6x स्क्वायर बाई 2, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 8 डाल दो, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बराबर 16, एक्स प्लस माइनस 4, जब x बराबर 4 देन y इक्वल टू, यहां समझना, यहां पे y की वैल्यू डाल रहा हूं मैं, y की वैल्यू क्या समझ रहे हो, चाहे समीकरण 1 से डाल, कर्वेचर के ऊपर स्थित करिए। देखो समीकरण 1 में x की वैल्यू वहीं डालना, क्योंकि वक्र के ऊपर स्थित है ना कण, दिमाग लगाना थोड़ा सा। x की वैल्यू 4 आ गई, तो y की वैल्यू समीकरण 1 में क्या आएगी, 4 चौको 16 चौको 64, 4 का क्यूब क्या होगा, 16 चौको 64, 64 2 66, अर्थात 66 अपान 6 बराबर कहां से, समीकरण 1 से, ध्यान रखना। फिर लिखेंगे जब x बराबर -4 देन y बराबर, सुनना, -4 तो -64 हो जाएगा, अरे -4 क्योंकि -64 होगा ना, और 64 में 2 घटेगा, फिर तो माइनस का 62/6, 62 को काटो यार, ये 200 तो कट जाएगा ना, माइनस का 32 3, अतः बिंदु P का कोऑर्डिनेट क्या है, अतः बिंदु P के निर्देशांक क्या है, पहला निर्देशांक आया 4 11, और बिंदु P का दूसरा कोऑर्डिनेट कितना है, -4 -31/3। देखिए आंसर क्या है, बिंदु P के निर्देशांक पूछ रहा था जो कि निकल गया, एक लोग आंसर मिला। अब जो नए बच्चे हैं उनको कल से सब कुछ समझ में आएगा।
हाँ चुपचाप लिख लीजिए, कल के लेक्चर से सब कुछ टर्न टर्न बातें समझ में आएंगी। हाँ क्या आंसर? कोई नहीं मिला आंसर यार, आंसर मिला लिया करो भाई, समय खराब करते रहते हो। 12वां सवाल देखो, सीरियस रहना, सवाल अच्छा। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या, किताब सामने रखें और क्वेश्चन जब मैं पढ़ूं तो महसूस करो, बातें ना करो आपस में। हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ेगा जब त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है? जरा दिमाग लगाइए। हवा का जो बुलबुला है उसकी त्रिज्या सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, अर्थात ये कहानी क्या है? अर्थात किसके रिस्पेक्ट से त्रिज्या बढ़ रही है? मात्रक से पकड़िए, आर बढ़ रहा है, बात समझिएगा, मतलब आर इंक्रीज हो रहा है। देखिए मैं ऊपर की तरफ एरो लगा लूं तो इंक्रीज हो रहा है। हाँ कितना इंक्रीज हो रहा है? 1/2 सेमी पर सेकेंड। दिमाग लगाना, किसी बुलबुले की जो त्रिज्या है वो 1 सेकंड में कितनी बढ़ रही है? 0.5 सेंटीमीटर। तो इसको यदि कैलकुलस की भाषा में लिखेंगे तो dr/dt दे रखा है, अर्थात आर चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट? टी के रिस्पेक्ट, समय के सापेक्ष। तो सी, ये बात आई समझ में। फिर कह रहा है कि बुलबुले का आयतन ज्ञात करो। अभी मैं समझाता हूं, जबकि त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर। आप मुझे बताइए बुलबुला का मतलब आप समझ रहे हैं? इंग्लिश में क्या लिखा? बबल लिखा, क्या लिखा, क्या लिखा? अब देखिए बुलबुले का तात्पर्य कहां से है मैं आपको समझाऊं। अरे यार जब आप छोटे से थे याद करिए, बात समझ में आ गया? ठीक है। कभी कभी होता क्या है कि जब हम लोग हाथ में हैंड वॉश या साबुन लगा लेते हैं, बात समझ में? ये बातें क्लिक ना की हो तो जरा याद करिए। एक जब छोटे बच्चे खिलवाड़ करते हैं, तमाशा करते हैं, एक पैप रहता है प्लास्टिक वास्टिक का कुछ भी, बात समझ में आ गया? अरे जो फ्रूटी वाला पैप होता है, समझ में आया? फिर हम लोग जब छोटे थे, याद होगा आपको, आप भी किए होंगे, कम से कम एक बार तो किए ही होंगे अपने जीवन। ठीक है, तो कोई साबुन आबुन का घोल बना लेते थे और फिर उसको बड़ी आराम से हल्का सा भरते थे, फिर हवा मारते थे, बात समझा है? जब हवा मारते थे तो छोटी छोटी बूंदें बढ़िया उड़ती थी, कलरफुल याद आया? ठीक है, तो अब पहले आप बात करिएगा, जितना तेज उस पर हवा डालते थे उतनी तेजी से बूंदें निकलती थी, बात समझ में? कोई बड़ी बूंद निकल रही थी कोई, तो वो बुलबुला निकलता है। अब भी समझ में नहीं है? आ गया समझ में? तो वो कितना इंक्रीज हो रहा है समय के रिस्पेक्ट, बात समझ में आ गया? लिखेंगे ज्ञात है, पहले मान लीजिए, माना बुलबुले की त्रिज्या, लिख लीजिए, कि त्रिज्या स्मॉल आर है, ज्ञात है dr/dt बराबर 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ज्ञात है dr/dt बराबर, ज्ञात है dr/dt बराबर 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखो स्वाभाविक सी बात है कि कोई बुलबुला है, दिमाग लगाना थोड़ा सा, उसकी त्रिज्या इंक्रीज हो रही है तो उसका आयतन भी बढ़ेगा। अरे स्वाभाविक सी बात है, कोई समझ लीजिए बैलून, समझ लीजिए यार गुब्बारा है, बात समझ में आ गया? उसमें यदि हवा भरेंगे, जैसे हवा भरेंगे तो उसकी त्रिज्या बढ़ेगी, और त्रिज्या बढ़ेगी तो उसका आयतन भी बढ़ेगा। तो वो क्या कह रहा है कि 1 सेकंड में त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रही, बढ़ रही है, तो इसका आयतन पर सेकंड कितना बढ़ेगा? अर्थात यहां पे दिए क्या है कि 1 सेकंड में बुलबुले की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर बढ़ रही है, तो पर सेकंड आयतन कितना इंक्रीज होगा ये हमें ज्ञात करना है। अब भी समझ में नहीं आए? लिख लो, नीचे नहीं भूल जाओगे। लिखेंगे 1 सेकंड में बुलबुले की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर बढ़ रही है, हाफ का मतलब 1/1/2 लिखिएगा। 1 सेकंड में बुलबुले की त्रिज्या, 1 सेकंड में बुलबुले की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर मतलब 1/2 सेंटीमीटर बढ़ रही है, तो हमें आयतन प्रति सेकंड
तो हमें आयतन प्रति सेकंड कितना बढ़ रहा है ये ज्ञात करना है। तो हमें आयतन प्रति सेकंड कितना बढ़ रहा है ये हमें ज्ञात करना है। तो हमें आयतन प्रति सेकंड या पर सेकंड कितना बढ़ रहा है ये हमें ज्ञात करना है। देखो मैं ये 2 लाइन क्यों लिखाया, क्या दिया है क्या ज्ञात करना है, इससे लॉजिक क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सीरियस रहें ताकि मैं आपके साथ बेहतर काम कर पाऊँ। इधर सुनिएगा सीरियस होकर। dr/dt हाफ सेंटीमीटर पर सेकंड दिए। बताओ बुलबुले का तात्पर्य होगा स्फेयर से, स्फेयर का मतलब गोले से। बुलबुला गोले की तरह होता है, तो बुलबुले का आयतन क्या होगा लिखेंगे, का आयतन कैपिटल V बराबर 1/3 पाई क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। क्यों भाई 4/3 पाई r क्यूब। देखो अब थोड़ा सीरियस रहे, मैंने लिखाया कि आयतन पर सेकंड कितना बढ़ रहा है, अर्थात आयतन को चेंज करना है किसके रिस्पेक्ट, समय के रिस्पेक्ट। तो किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, टी के सापेक्ष। समीकरण 1 का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जो कल से बराबर क्लास लिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप लोग बिल्कुल से सीरियस हो जाइए, परीक्षाएं आपकी हर हालत से समय से होंगी, बशर्ते फरवरी के बजाय मार्च में परीक्षाएं शिफ्ट होंगी। देखिएगा 4-6 मार्च से। तो हमें हर हालत में 8-10 फरवरी को कोर्स खत्म करना है, चाहे जैसे खत्म करें। 8-10 फरवरी तो कोर्स खत्म करने के बाद फिर जो समय बचेगा उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस वैक्टिस सेट करा देंगे। तो उसके लिए क्या पता अब हम लोगों को वीडियो थोड़ा सा बहुत बड़े बड़े बनाने पड़ जाए। कल से भिड़ते ना होगा, डबल वीडियो बनाएंगे सुबह शाम। 4/3 पाई बाहर कांस्टेंट r क्यूब का अवकलन बताओ 3r²। फिर r का dB/dt इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल आउट 4 पाई r²। देखो 4 पाई r²। dr/dt की वैल्यू, dr/dt की वैल्यू 1/2, 2 से ये 2 बार कैंसिल। dB/dt कितना आ गया 2 पाई r²। अब dB/dt कितने में ज्ञात करना है, किस त्रिज्या पे कह रहा है, 1 सेंटीमीटर पे। जब 1 सेंटीमीटर में कितना इंक्रीज हो रहा है 2 पाई 1 का वर्ग। लिखेंगे यहां dB/dt r इक्वल टू 1 बराबर ये 1²। 1 क्या आया 2 पाई। मात्रा क्या भरोगे, आयतन समय के सापेक्ष क्या भरोगे, आयतन का सेमी क्यूब समय का पर सेकंड। तो आयतन पर सेकंड 2 पाई इंक्रीज हो रहा है। यदि त्रिज्या 1 सेकंड में आधा सेंटीमीटर बढ़ रही है तो आयतन प्रति सेकंड कितना बढ़ रहा है, अरे बोलो यार 2 पाई बढ़ रहा है। आंसर मिलाओ। एक बात मुझे ये बताओ, हाँ भाई आंसर में मैच कर रहा है। हाँ देखें इधर देखिए, शायद ये वैल्यू, शायद ये आंसर निगेटिव आता तो आप क्या बोलते कि आयतन क्या हो रहा है, घट रहा है। पॉजिटिव आए तो आयतन बढ़ रहा है। अब थोड़ा सा सीरियस रहे, तो मैं आंसर क्या लिखूं, यदि बुलबुले की त्रिज्या आधा सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है तब बुलबुले का आयतन 2 पाई सेमी क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ेगा। लिखेंगे यदि बुलबुले की त्रिज्या, लिख दो इस पर। इन सब चीजों के लिखने से ना नोट्स आपकी अच्छी हो जाएगी, समझ में बहुत अच्छा आएगा। यदि बुलबुले की त्रिज्या, यदि बुलबुले की त्रिज्या, यदि बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेमी पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, 1/2 सेमी पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, तब 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 बुलबुले का आयतन 2 पाई सेमी क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ेगा। तब बुलबुले का आयतन, तब बुलबुले का आयतन 2 पाई सेमी क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ेगा।
2 पाई सेमी क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर अगला, हाँ सीरियस रहे, खत्म हो रही है 20-25 मिनट एक्सरसाइज। आज मैं इसके उदाहरण भी साथ साथ करा दूंगा, ठीक है, उदाहरण भी फुर्सत कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ध्यान सुनना, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक बैलून में गोलाकार रहता है, परिवर्तनशील व्यास जिसे इंग्लिश में पढ़ेंगे वेरिएबल डायमीटर। अब गुब्बारा कह रहा है गोलाकार है, बात समझ पा रहे हो? गुब्बारे का जो शेप आकार है वो गोलाकार है। थोड़ा मेरी बातों पे सीरियस रहना। अब ये क्या है? गुब्बारे का डायमीटर अर्थात व्यास है, और ये क्या है? रेडियस, त्रिज्या है। तो कह रहा है ये बढ़ रहा है, अर्थात वेरिएबल है। वेरिएबल मीन्स क्या होता है? चर राशियां। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? घटना और बढ़ना। अब आप जरा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा बुद्धि लगा लीजिए कि सपोज दैट जैसे देखिए फुटबॉल की जो बॉल होती है या वॉलीबॉल की जो बॉल होती है तो उसमें हवा भरी जाती है, पता है आपको? जब हवा भरी जाती है तो बॉल बड़ी होती है, बोलो। हवा जैसे कम होगी तो घटेगी। उसी तरह कह रहा है इसका जो डायमीटर है, जो कैपिटल डी है, ये डायमीटर है जो कैपिटल डी, ये यहां से यहां तक की जो लेंथ है कैपिटल डी, वो वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब घट रही है या हमें नहीं पता क्या हो रहा है, घट रही है या बढ़ रही है। तो परिवर्तनशील व्यास इतना है, तो व्यास का x के सापेक्ष कह रहा है कि व्यास है तो x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। अर्थात हमें बैलून का क्या ज्ञात करना है? आयतन किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। अर्थात क्या मांग रहा है? dB अपॉन dx। ये क्या मांग रहा है? क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। मान ज्ञात है गुब्बारे का व्यास d बराबर 3/2 2x + 1। क्वेश्चन नंबर 1 डाल दो। ज्ञात है गुब्बारे का व्यास, अभी सवाल जैसे लगाऊंगा सब कुछ समझ में आ जाएगा। ज्ञात है गुब्बारे का व्यास, सुनना क्या दिया? व्यास d बराबर 3/2 2x + 1। बढ़ाऊं गाड़ी आगे, दिमाग लगाना। हमें क्या ज्ञात करना है? गुब्बारे का आयतन। लिखो गुब्बारे का आयतन b बराबर 4/3 πr³। थोड़ा ध्यान सुनिए, r क्या है? साइड में लिखे जहां r गुब्बारे की त्रिज्या है। 3/4। अरे वो मैं करूंगा ना, तुम क्या बता रहे हो? मेरा काम बताना। लगा फार्मूला मैंने सोचा गलत लिख गया क्या? ये लिख गया जहां आर गुब्बारे की त्रिज्या, रेडियस क्या होती? डायमीटर की आधी होती। तो आर की डिफिनेशन क्या होगी? d/2 का, अरे आर की जगह मैंने क्या डाल दिया? d/2 का होल क्यूब। नहीं समझ में आया? आ गया समझ में? ना समझ तो बताओ, मैं आ गया। अब जरा दिमाग लगाना, सीरियस रहना, थोड़ा सा फर्जी समय ना खराब करना। अब थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे, यदि मेरे साथ रहे तो कोई मुश्किल नहीं। अरे यार 4/3 पाई, इसका क्या आएगा? डी का क्यूब बटे 3 त्रिकाइन होती है 27, 27 गुणे 3, अरे 8 होगा ना। ये देखना 2 से कटा, ही 2 बार कटा 6 π/6। डी का क्यूब आ गया। डी की वैल्यू डालो, देखो डायरेक्ट डी की वैल्यू डालो। ध्यान सुनना, समीकरण से डी का मान रखूंगा तो 3 का क्यूब, 3 त्रिकाइन होती है 27, 2 का क्यूब 8, और क्या होगा? 2x + 1 का होल क्यूब। लिख लीजिए। समीकरण 1 से मान रख लो।
देखो इसको कैलकुलेट ना करो, अभी एक्स के रिस्पेक्ट अवकलन करना है तो घात पहले आएंगे, घात में घटा देंगे, जल्दी हो जाएगा। फिर एक्स की वैल्यू भी तो साथ डालनी है कि नहीं डालनी, वैल्यू नहीं, वैल्यू नहीं डाल। देखो इस पे दिमाग लगाओ यार, साथ कट रहा है। 3 दूना 6 9 आगे समझ में, और 8 दूनी 16, b बराबर 9/16। चलो इसका क्यूब तोड़ा दो। अच्छा क्या होगा, a क्यूब मतलब 4x, नहीं 4 का होगा, 8 होगा ना, 8x क्यूब प्लस b क्यूब 1 3 a स्क्वायर b, a स्क्वायर b, a स्क्वायर का मतलब 4x स्क्वायर b 1 12x स्क्वायर, ठीक, प्लस का 3b स्क्वायर है, b स्क्वायर a का मतलब 2x प्लस का 6x। एक बार देख लीजिए एक्सप्रेशन मैंने कहीं गलत तो नहीं रखा, एक्सप्रेशन मुझसे गलत तो नहीं हुआ ही, कोई बोलने के लिए तैयार ही नहीं हो आप लोग। पाई तो रहेगा ना, पाई कहां चलेगी। होल क्यूब देखो 8 क्यूब, a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b, a स्क्वायर का मतलब 4x स्क्वायर 12, समझ में आ गया। 3a स्क्वायर b स्क्वायर 1 a 6x सही बराबर। अब देखो इस पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू 2x ऑफ बोथ साइड, x के रिस्पेक्ट आयतन का याद करना है, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन कर दो। लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर आप लोग थोड़ा सा सीरियस रहे। क्या आएगा, dv अपान dx, ध्यान सुनना, dv अपान dx 9 पाई अपान 16 ऑलरेडी लिखा है। 8x क्यूब का अवकलन बताओ, 8 3 24x स्क्वायर, कितना आएगा 24x स्क्वायर। फिर 1 का अवकलन 0, ये 12 दूना 24x प्लस 6, ये इसका अवकलन आया, अर्थात कितना आया 9 पाई अपान 16, और ये कितना आएगा 24x स्क्वायर प्लस का 24x प्लस का 6। चलो आंसर मिलाते हैं, उसी तरह आंसर इसको, उसे यही आंसर होगा, क्या पता होला कि स्क्वायर में उसने स्पेंड ना किया हो इसको। सवाल है 6.1 का, कौन नंबर है, अरे उसने पता है 27/8 करते हुए इसको होल ऑफ स्क्वायर बना दिया, बस हो गया। ये यहाँ से पता है उसने क्या कॉमन लिया है, क्या कॉमन है 6 कॉमन ले लिया है, 9 पाई अपान 16 और 6 कॉमन ले लिया उसने। जब 6 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या होगा 4x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 1। अब जरा दिमाग लगाइए, 3 से कट रहा है, नहीं 2 से कट रहा है, 2 3 6 16 9 27/8 पाई और ये 2x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, ये आंसर। अच्छा यूनिट यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि यूनिट आपको समझ में नहीं आ रही ना, पहले बात समझिए न, तो आयतन की यूनिट दिए, इसकी यूनिट दे देता ना सेंटीमीटर या मीटर में, तो यूनिट निकल आती है। सपोज दैट यदि डायमीटर सेंटीमीटर में होता तो इसकी यूनिट क्या बनती है, आप समझ गए होंगे, सेमी क्यूब पर सेमी। नहीं समझ में आया, अर्थात आयतन और यक्स क्या है, यक्स तो लेंथ है ना, क्योंकि डायमीटर में यक्स जुड़ा है, अर्थात दो राशियों को जोड़ने से लंबाई ही तो बढ़ेगी। तो इसमें मात्रक कुछ नहीं दिए थे, तो आप भी मात्रक ना लगाइए, क्योंकि जो व्यास का मात्रक शायद कुछ पता होता कि मीटर सेंटीमीटर या फीट उट में, तो हम मात्रक भर सकते थे। मात्रक आंसर पे नहीं लगा, आप भी ना लगाइए, कारण क्योंकि जो त्रिज्या है पहले व्यास था उसका मात्रक नहीं पता था, हमें व्यास का मात्रक ही नहीं पता था। हाँ देखिए क्वेश्चन अगला 14 नंबर क्वेश्चन, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन।
दिमाग लगाइएगा। एक पाइप से रेत 12 सेमी क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रही है। कोई पाइप लगा है, उससे रेत गिर रही है। रेत का मतलब समझ गएंगे, जैसे बालू जैसे कण होते हैं, बात समझ में, वो गिर रही है नीचे। अर्थात ये रेत का क्या दिए, देखो एक यूनिट से पकड़ा जाता है क्वेश्चन को, सेमी क्यूब पर सेकंड की दर से रेत जमीन में गिर रही है किसी पाइप से। अर्थात सेमी क्यूब का मतलब क्या संकेत दे रहा है आपको, दिया क्या है, आयतन, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। अर्थात क्या दिए, डीबी अपन, ये नीचे की तरफ गिर रही है रेत। अभी मैं इसका फिगर ऊपर बनाता हूं, आप परेशान मत होइए। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या की छठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। अभी आपको देखो बहुत बढ़िया फील होगा, बस समझते जाएगा मेरी बात। प्रश्न में क्या कह रहा है, सपोज दैट देखिए इस तरह का कोई पाइप है, ठीक, ये इस तरह का कोई पाइप हो गया और यहां से रेत गिर रही है, ये रेत गिर रही है और गिरते गिरते इसकी पोजीशन कुछ ऐसे बन गई। रेत गिर रही है, आप समझिएगा, आभास कर लीजिएगा मेरी बातों को। मैं फिर यहाँ ऐसे ऐसे करके इसको डिनोट किया, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया समझ। एक बात बताऊं, एक उदाहरण दूं, तुरंत क्लिक कर जाएगा, ठीक। आप भरतकूप की तरफ कभी गए हो, इधर की तरफ, जहाँ क्रेशर मशीनें लगी रहती हैं, जहाँ ये गिट्टी का प्लांट होता है ना, पत्थर वाला, स्टोन वाला, तो छोटी छोटी गिट्टियाँ आती हैं, उसमें एक डस्ट भी गिरती है, या फिर तमाम तरह के साइड, डस्ट का मतलब बात समझ रहे हो ना, जो बालू होती है उसकी। तो आप कभी भी देखिएगा जो नीचे ढेर लगता है ना, हमेशा सम की तरह लग जाता है, नहीं आया समझ में। जब कोई चीज़ गिर रही है, आप देखिएगा, कहीं भी देखिएगा आप लोग, किसी भी समझ लीजिए प्लांट में देखिएगा, जहाँ गिट्टियाँ बनती हैं प्लांट पे, मशीन, क्रेशर मशीन पे आप देखेंगे कि एक एक दो दो गिट्टियां गिरती रहती हैं टुकड़े, और टुकड़े जब गिरती हैं तो एक बड़ा सा ढेर बन जाता है कि नहीं बनता, बोल क्यों नहीं रहो। और वो ढेर ऊपर की तरफ नुकीला रहता है, लगभग रहता है कि नहीं रहता, ऐसे मतलब संघ की तरह बनता है कि नहीं बनता, बोलो भैया, आभास करो, यहाँ मशीन से कुछ गिर रहा है, शंख हुआ है। अब गिर रहा है तो ये डायमीटर भी अपना बढ़ाएगा, अर्थात जब गिरेगा तो लगातार उसमें स्टोर हो रहा है, तो अपना व्यास नहीं बढ़ाएगा, बात समझ में आए, और क्या बढ़ाएगा, ऊंचाई बढ़ाएगा। अर्थात ये कहानी पकड़ना आप, ठीक, ये कहानी पकड़ना, कहानी, ये इसकी रेडियस है और ये इसकी क्या है, हाइट है। अर्थात रेडियस और हाइट, अर्थात आधार की व्यास की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, अर्थात जो कोण की जो बेस की रेडियस है और हाइट है, वो दोनों वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब चर राशियां, चर राशियों को मीनिंग क्या होती है, जिनका मान बार बार परिवर्तित रहे। इसके ऊपर से डस्ट गिरती जाएगी, तो जब गिरेगी तो ऊंचाई भी बढ़ाएगा और इसका व्यास भी बढ़ाएगा, व्यास का मतलब त्रिज्या भी बढ़ाएगा। अब भी समझ में नहीं आ रहा समझ, बनाओ ये पाइप, तमाशा ही, उस समझ में तो बढ़िया आगे हो गया, बड़ी अजीब सी एक्सरसाइज है यार। अब कल से पढ़ने में मजा आएगी, कल से पढ़ने में मजा आएगी। माना शंकु की त्रिज्या, शंकु की आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या स्मॉल आर है और ऊंचाई स्मॉल एच। माना शंकु की आधार की त्रिज्या स्मॉल आर है तथा ऊंचाई स्मॉल एच। माना शंकु की आधार की त्रिज्या स्मॉल आर है और ऊंचाई स्मॉल एच है।
माना सम की आधार की त्रिज्या स्मॉल आर है और ऊंचाई क्या है, स्मॉल एच है। थोड़ा सीरियस रहेंगे। आर और एच दोनों कांस्टेंट है, मतलब स्थिर है कि कम ज्यादा हो रहे हैं? कम ज्यादा क्यों हो रहे हैं, ये आभास हो रहा है क्योंकि ऊपर से डस्ट गिरेगी, नीचे ढेर बनता जाएगा और ढेर अप्रोक्सीमेशन शंक्वाकार होगा। जितनी डस्ट गिरती जाएगी उतनी ढेर के, ये देखिए नीचे का व्यास बढ़ेगा, ऊपर की, अर्थात आप कह सकते हैं एच और आर वेरिएबल हैं, कांस्टेंट नहीं। बात समझ में आई? मशीन बंद हो गई, पाइप से रेत आना बंद हुआ, कांस्टेंट हो गया। उसमें भी थोड़ा सा हवा चलेगी या ऊपर से वजन ज्यादा होगा तो फिसक सकता है। नहीं समझ में आया? वो समझ गए होंगे, मेरी बात आप आभास कर लिए होंगे। एक बात उसने लिखी है, देखो क्या दे रखा है, क्या मांग रखा है। कृपया थोड़ा सा मेहनत करें इस काम के ऊपर, तब जाके मजा आएगी। नहीं, आप छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए शुरुआत के 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और इसके बाद 5 क्वेश्चन सब्जेक्टिव, ये 10 क्वेश्चन है ना, एक एक नंबर के आने जो 9 ऑप्शन वाले हैं। साथ देखिए कुछ पेपर का पैटर्न भी ना चेंज कर दे। अब देखिए क्या करते हैं आगे, कुछ पता तो है नहीं हम लोग। दिया क्या है देखो, एक पाइप से रेत 12 सेमी क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रही है, अर्थात 1 सेकंड में रेत कितनी गिर रही है, 12 सेंटीमीटर पर क्यूब। अर्थात रेत का क्या दिए है, आयतन। लिखेंगे रेत का आयतन, रेत का आयतन प्रति सेकंड dB अपॉन dt 12 सेमी क्यूब पर सेकंड। इसको क्वेश्चन नंबर 1 लगा लो, कहीं जरूरत पड़ेगी। क्या ये बात पकड़ में आई कि नहीं आई? बोल क्यों नहीं रहो है? बोलते नहीं हो आप लोग। रेत का आयतन पर प्रति सेकंड दिए ना, तो आयतन दिए किसके रिस्पेक्ट? हाँ, तो ये कैलकुलस में ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, एक चीज और समझ लीजिए, गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है, सीरियस रहे ना, गिरती जमीन अर्थात क्या बोल रहा हूं, गिरती रेत जमीन पर, अर्थात जो पाइप से रेत निकल रही है, बात समझिएगा, वो जमीन पर क्या बना रही है, शंकु बनाती है, जिसकी ऊंचाई समझना, ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है। 6ठा भाग का मतलब नहीं आया समझ में? करा शंकु की ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या का 6वां भाग। 6वां भाग का मतलब 1/6 मल्टीप्लाई, नहीं आया समझ में? 6वां भाग का मतलब समझ नहीं आया क्या? जो ऊंचाई हो त्रिज्या का 6वां भाग है, मतलब त्रिज्या का 6वां भाग। 6वां भाग 1/6 का गुणा होगा। अरे 6वां भाग तो 1/6 का गुणा होगा ना यार, बात समझ में नहीं आया? जैसे 100 रुपए है, हम कहें 100 रुपए का 10वां भाग, तो 10 ही रुपए तो होगा, अर्थात 100 रुपए के 10 भाग बनाने हैं, अर्थात जो ऊंचाई है उस त्रिज्या के कितने भाग में बांटना है, 6 भाग में। अर्थात ऊंचाई जो है, वो बात समझ गए होंगे, वो आधार की त्रिज्या की 6वां भाग है। प्रश्नानुसार h बराबर लिख लीजिए। ज्ञात क्या करना है, तो रेत की शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, अर्थात ज्ञात क्या करना है, मुझे जरा बताओ क्या ज्ञात करना है? ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है। दर का तात्पर्य सेकंड, क्योंकि आयतन यदि सेकंड के रिस्पेक्ट दिए है तो हमें dh अपान क्या ज्ञात करना है, dh अपान dt ज्ञात करना है। तो लिखेंगे, 1 मिनट मैं बताता हूं, शंकु के आयतन से चलिए लिखेंगे, शंकु का आयतन b बराबर क्या होता है फार्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नहीं समझ में आ गया? समझ में? यहां समीकरण 2 से एच का मान डाल दो, नहीं आर का मान डालो, आर का मान, क्योंकि एच की वैल्यू चाहिए ना, एच की वैल्यू ज्ञात करनी। आर यहां से हटाओ यार। ये 6ठा भाग क्लियर है कि नहीं क्लियर है? फिर से क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं। जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है, 1/6 मल्टीप्लाई तो होगा ना 6वां भाग, सही आएगा। देखो अब दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। मैं क्या कर रहा हूं उधर सुनो, इसका अवकलन मैं टी के रिस्पेक्ट करूंगा तो थोड़ा समय लग जाएगा, क्योंकि आर भी वेरिएबल है और एच भी वेरिएबल है। एक वेरिएबल आप हटा दीजिए, तो हमें ऊंचाई ज्ञात करना, अर्थात dh/dt ज्ञात करना है।
इसका मतलब यहां से r को भगाइए आप, तो r कैसे भागेगा, r बराबर क्या आएगा 6h, 1/3 पाई r की वैल्यू 6h का होल ऑफ स्क्वायर मल्टीप्लाई h। लिख देंगे समीकरण 2 से r का मान रखिए, समीकरण 2 से r का मान रखिए। अब भैया थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, 1/3 पाई 6×36 h स्क्वायर मल्टीप्लाई h। अब सुनना सा ध्यान से सुनना, यहां जो वैल्यू में कोण का सम का जो आयतन है वो r और h दोनों पे डिपेंड था, एक को मैंने हटा दिया। 1/3, अच्छा 3 से कट रहा है ना यार, 12 36 12 पाई और क्या आ गई h क्यूब। समीकरण नंबर 3 किसके रिस्पेक्ट अवकलन करेंगे, यह क्या दिया dv/dt, तो dv/dt कब बनेगा, जब t के सापेक्ष अवकलन करूंगा। देखो ध्यान सुनो, इधर सुनो, इसका अवकलन क्या होगा dv/dt, इसका अवकलन बताओ 12 पाई से h क्यूब का अवकलन 3h स्क्वायर, तो h का अवकलन t के रिस्पेक्ट dh/dt, और dh/dt मांग रहा है, अर्थात ऊंचाई मांग रहा है किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। तो सवाल तो हल हो गया, समीकरण 3 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ऑफ इक्वेशन 3। डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, आप समझदार हो, dv/dt, क्योंकि अवकलन इतना पढ़ चुके हो आप लोग। 12 पाई h क्यूब का अवकलन 3h स्क्वायर dh/dt। अब सुनना, सीरियस होकर सुनना, सीरियस हो। हाँ सुनना, इसकी वैल्यू कितनी है 12, और ये वैल्यू 12 पाई मल्टीप्लाई 3h स्क्वायर dh/dt, कैंसिल आउट। dh/dt कितना आएगा, dh/dt कितना आया 1/3 पाई h स्क्वायर। क्या किस ऊंचाई कुछ दिए थे क्या, 4 ऊंचाई दी। इधर लिख रहा हूं मैं, इधर dh/dt h बराबर 4 सेंटीमीटर। जब यहां 4 सेंटीमीटर रखूंगा तो देखना 1/4 चौको 16 गुणे 3 48 पाई, नीचे 48 पाई, तो कुल मिला क्या आ गया 1/48 पाई। मात्रक बताओ, ऊंचाई समय के रिस्पेक्ट क्या लिखूंगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। तो आप आंसर क्या देंगे, फाइनल आंसर क्या देंगे मैं बोल रहा हूं, पहले इतना आप कंप्लीट कर लीजिए। मैं थोड़ा सा मोबाइल में देख लूं कहीं कट तो नहीं रहा, बराबर चल रहा है हिसाब किताब। देखे जल्दी देखे, सुनना ध्यान से। यदि पाइप से रेत 2 सेमी क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रही है, तब सम की ऊंचाई 1/48 पाई सेमी पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। लिखेंगे, यदि पाइप से, जल्दी करिए, यदि पाइप से 12 सेमी क्यूब पर सेकंड की दर से रेत जमीन पे गिर रही है, यदि पाइप से 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से जमीन में रेत गिर रही है, तब सम की ऊंचाई, जमीन में रेत गिर रही है तब शंकु की ऊंचाई 1/48 पाई सेमी पर सेकंड की दर से बढ़ेगी। तब सम की ऊंचाई 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ेगी। देखो यार, लॉजिक पकड़ना, परीक्षा में सवाल घुमा सकता है। घुमाने का मतलब, मेरी बातों को सुनिए, मैं आपके साथ क्या कह रहा हूं। वो कहेगा, अब इसी सवाल को घुमा देगा,
कि पाइप से पानी गिर रहा है, अब पानी नीचे इस तरह का कोई सिलेंडर है, सिलेंडर मीन्स बेलन, बेलन में स्टोर हो रहा है। तो अब बताइए कि जब इसमें पानी स्टोर होगा तो ऊंचाई कितनी रफ्तार से बढ़ेगी, तो फिर बेलन के आयतन से चलेंगे। या फिर कह देगा कि नीचे टैंक है, नहीं समझ में आया, बोल क्यों नहीं रहे? अरे इस तरह का कोई यार ड्रम रख नहीं, पाइप के नीचे हम ड्रम नहीं रख सकते, तो ड्रम तो गोलाकार होती है ना, बेलन होता है ना ड्रम जो होती है प्लास्टिक वाली। आप किसी चीज को समझते नहीं, सवाल बस लगा लेते हो, अभी सवाल घुमा देगा। अच्छा पानी गिरेगी तो क्या शंकु बनेगा क्या? वो तो जमीन में बह जाएगा पूरा, नहीं आया समझ में। तो कहीं ना कहीं इसको स्टोर करेगा। अब स्टोर सिलेंडर बेस में कर सकता है, बेलन टंकी रख देगा नीचे गोलाकार की, समझ गए होंगे। या नीचे कोई टैंक बना होगा, टैंक बना होगा तो कमरे की तरह काम करेगा वो, तो फिर उसका आयतन ज्ञात करेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होगी बेलन का आयतन। तो ये देख लीजिएगा कि नीचे आकृति क्या बन रही है, क्योंकि एक क्वेश्चन से लॉजिक पकड़ा करो किसी चीज का। हाँ 15 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल खत्म क्वेश्चन है, 5 मिनट का काम है बस। देखिए 15 नंबर, देखो यार सीधे कैलकुलेशन कराइएगा, बस हो गया। एक वस्तु की इकाइयों में उत्पाद के लिए कुल लागत है, कुल जो लागत है वो रुपए में दिए CX बराबर 0.007 x क्यूब, 0.003 x स्क्वायर, 15x 4000। देखो यार एक ऐसा सवाल है, आपको पता नहीं होगा, जो कक्षा 12 में लड़के कॉमर्स लिए रहते हैं उनमें भी मैथ होती है, मैथ में भी कॉमर्स होते, क्या बोल रहा हूँ, कॉमर्स सब्जेक्ट में भी, अर्थात जो बच्चे कॉमर्स साइड से पढ़ रहे हैं उनमें भी मैथ की बुक होती है, समझ में आ गया? आप पता लगा लीजिएगा कोई स्टूडेंट हो, कोई इसी तरह के इक्वेशन भरा हुआ है रुपए में। अब जरा दिमाग लगाइएगा, कुछ चीजें होती हैं जिंदगी में कि जैसे आप एक पेन खरीदते हैं, दिमाग लगाना, एक पेन खरीदते हैं, मेरी बात पकड़ना मैं क्या कह रहा हूं, ठीक? एक जब पेन खरीदते हैं सपोज दैट 5 रुपए का, तो 5 पेन खरीदेंगे, 5 गुणे 5 25 का, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो गया। अब आप दिमाग लगाइए, दुनिया में बहुत सारी चीजें होती हैं कि ज्यादा यूनिट में यदि किसी चीज का प्रोडक्शन किया जाए तो क्या पता खर्च कम आए। सपोज दैट जैसे मैं क्लास पढ़ा रहा हूं, बात समझिएगा, मैं क्लास पढ़ा रहा हूं तो मुझे स्याही उतनी ही लगनी है, डाटा अपलोड करने में उतना ही लगना है, अर्थात मेरे पास खर्च उतना ही है, चाहे 10 पढ़े चाहे 10,000 पढ़े, नहीं समझ में आया, ठीक है ना? तो कुछ चीजें होती हैं कि जो खर्च में डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होती हैं, कि एक लड़का पढ़ रहा है तो इतना खर्च, और 10 लड़का पढ़ रहा है तो 10 गुणे उतना ही खर्च, नहीं समझ में आया? आया समझ में? और उदाहरण दो, देखिए उदाहरण पकड़ना, जैसे सपोज दैट कोई मैन्युफैक्चरिंग मशीन लगी है, ठीक है, कोई मशीन लगी हुई है, कारखाना है कोई। अब बताइए कारखाना है तो आप रेंट में बिल्डिंग लिए हैं, यदि 20,000 रुपये महीने की रेंट की बिल्डिंग है, कारखाने में ताला लगा दो 20,000 रुपये तो लगने लगना, नहीं समझ में आया? रातों दिन काम करो तो मकान मालिक कहेगा क्या मुझे 21,000 दे दो, बोल क्यों नहीं रहो? जो वॉचमैन है बाहर खड़ा है उसका वेतन तो फिक्स है, चाहे कम उत्पादन करो चाहे ज्यादा करो। तो बहुत सारी चीजें हैं, कुछ इसी तरह का एक समीकरण बना हुआ है, यक्स रुपए है, समझ में आ गया? यक्स का संकेत क्या है? रुपया, 80 का मतलब कॉस्ट है कि टोटल लागत कितनी लग रही है, तो प्रॉफिट कितना होगा। कुल मिला के हमें समीकरण एक का अवकलन करना है, किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो जब अवकलन करूंगा तो ये देखो सपोज दैट फंक्शन की तरह है लिखा, जरा दिमाग लगाइए, ये फंक्शन की तरह है लिखा, फंक्शन का नाम क्या होता है? वाई। तो आप जरा दिमाग लगाइएगा, सपोज दैट ये स्मॉल सी है तो इसको मैं कॉस्ट से कैपिटल सी से इसको डिनोट करूंगा, लिख दीजिए कैपिटल सी बराबर, अर्थात कॉस्ट डिपेंड थी किसके ऊपर? एक्स के ऊपर। सी बराबर कितना है? 0.007 एक्स क्यूब, 0.003 एक्स स्क्वायर, 15x प्लस 4000। यार दिमाग लगाओ यार, अभी तक फंक्शन में fx लिखा रहता था कि नहीं? बोल क्यों नहीं रहो? तो fx को हम क्या लिख देते थे? तो इसी तरह cx को मैंने स्मॉल cx को कैपिटल C लिख दिया। बात खत्म। किसके सापेक्ष अवकलन करूंगे? दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करूंगे, लिखो जल्दी से। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करना।
क्या होगा बोलो, डीसी अपॉन डीएक्स, ये पूछ रहा है आपसे। अच्छा इसका क्या होगा, 7 3 21, 3 अंक बाद 0.021 शायद एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन होगा 6, 0.006 प्लस 15 इसका 0। हाँ x जहां पे उत्पादन है इकाई की 17 इकाई पे क्या करा है, देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, एक वस्तु x इकाई में उत्पादन की कुल लागत रुपए में इतनी है, बात समझिएगा, मतलब x इकाई का यदि उत्पादन होता है, बात समझिएगा, x इकाई का यदि उत्पादन होता है तो उसकी कुल लागत इतनी दी थी, तो कह रहा है कि इसके 17 इकाई में उत्पादन में कितना होगा। x मतलब क्या है, नंबर ऑफ क्वांटिटी है, कि जैसे किसी फैक्ट्री में पेन बन रहा है तो कितने पेन बन रहे हैं, यहाँ x पेन बन रहे थे, तो जब x पेन बनेंगे तो उनकी लागत इतनी आ रही थी। अब करें कितने पेन बनाना है, 17 पेन बनाना, तो x बराबर क्या डाल दो 17, यार थोड़ा गुणा कराइए, 0.21, 17 का और क्या होता है 2 7 9, सही है, और 2 8 0.006 गुणे 17 प्लस 15, कैलकुलेट करो जल्दी से इसको। हाँ भाई 9 तो मोबाइल का प्रयोग कर लीजिए, थोड़ा जल्दी कर दीजिए क्योंकि फर्जी की चीज़ों में हम समय खराब कर रहे हैं। यार 20 दशमलव आ रहा है, 9 6 छोटी कक्षा में नहीं पढ़ेगा, पॉइंट के बाद डिजिट नंबर अकेले अकेले पढ़ा जाता है। 9 6 7 नहीं रुपए इतनी लागत आएगी। हाँ कैलकुलेशन आप कर लीजिए घर में। 16वां सवाल बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। RX दिए हुए हैं, दिमाग लगाना, 13x स्क्वायर प्लस का 26x प्लस 15, कोई बकवास नहीं, इसको कैपिटल R लिख दो, इसको कैपिटल R से लिख दो यार, x छोड़ दो, x के रिलेशन है दिए हुए हैं। 26x प्लस 15, क्वेश्चन नंबर 1 डाल दो, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने, सेम क्वेश्चन है यार अगला, उसी x के बजाय RX लिख दिया है, उसी x के बजाय RX लिख दिया, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर बोलो क्या होगा, dr बाई dx, सुनना 13 दूना 26x, 26x का अवकलन 26, 15 का अवकलन 0। अब मैं अवकलन नहीं समझाऊंगा, पूरा 34-35 वीडियो, 1 महीने से ज़्यादा अवकलन पढ़ाए हूँ हर एक तरह के। तो क्या आ गया 36x प्लस 26 dr बाई dx, अरे यार 26x प्लस 26, हाँ कितने इकाई में ज्ञात करना है, x बराबर 7 पे इसकी आय ज्ञात करनी है। 26 गुणे 7 प्लस 26, बताओ 26 गुणे 7 क्या होगा, जल्दी करो, 182 प्लस 26 जोड़ो, कितना 208 रुपए, आंसर मिलाओ। यार फर्जी की क्वेश्चन है, कल से पढ़ाने में मजा आएगी, इस तरह क्वेश्चन पढ़ाने में मुझे खुद नहीं मजा आती। कल से एक नया कॉन्सेप्ट के साथ उतरेंगे, इंक्रीज फंक्शन, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर है, दिमाग लगेगा, ज्ञात है वृत्त की त्रिज्या, ज्ञात है वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, ज्ञात है वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल की परिवर्तन का दर ज्ञात करना। अर्थात लिख लीजिए, हमें वृत्त का क्षेत्रफल, हमें वृत्त का क्षेत्रफल r के सापेक्ष ज्ञात करना है, हमें वृत्त का क्षेत्रफल r के सापेक्ष ज्ञात करना है कि क्या बढ़ रहा है कि घट रहा है, सापेक्ष का मतलब हमें वृत्त का क्षेत्रफल, हमें वृत्त का क्षेत्रफल r के सापेक्ष ज्ञात करना है, हमें वृत्त का क्षेत्रफल r के सापेक्ष
ज्ञात करना है। देखो हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, बताओ जरा, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? समीकरण 1 का आर के सापेक्ष अवकलन करने में डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर ऑफ इक्वेशन नंबर 1। डी लिखे दे रहा हूं, डी ऑफ डी आर इंटू ए, पता होगा आपको सब चीजें, डी ऑफ डी आर पाई आर स्क्वायर, डी ए अपॉन डी आर सेट हो गया है, पाई बाहर हुआ, आर स्क्वायर का अवकलन 2r, आर स्क्वायर का अवकलन 2r, पी आर का आर के सापेक्ष 1 हो जाएगा। अब जरा दिमाग लगाइए, डी ए अपॉन डी आर कितने में ज्ञात करना, शायद त्रिज्या दिए है, आर बराबर 6 सेंटीमीटर में ज्ञात करना है, आर बराबर 6 सेंटीमीटर में ज्ञात करना है, तो ये पाई मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6 कितना आ गया, 12 पाई। कितना है, 12 पाई। अब जरा मात्रक देखिएगा, सीरियस होकर मात्रक देखिएगा, डी ए अपॉन डी आर, क्षेत्रफल किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष, तो क्षेत्रफल का क्या होगा, सेमी स्क्वायर और त्रिज्या का पर सेंटीमीटर। तो आंसर कितना आया, ये 12 पाई। बी पार्ट आंसर सही इसका। इसके आंसर में बी पार्ट में आप टिक लगा लीजिए, उसने यूनिट नहीं डाली है, डालना चाहिए यूनिट। हर 18 भी उसी तरह का सवाल है जो भी किए हैं। आर एक्स दिए हैं 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, इसको कैपिटल आर से डिनोट कर दो। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन कर डालो, कुछ बताने लायक सवाल है नहीं। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर करिए सब लोग जल्दी से। डी आर अपॉन डी एक्स कितना आएगा, 6x प्लस का 36 5 का 0, डी आर अपॉन डी एक्स बराबर 6x प्लस का 36। समझना, डी आर अपॉन डी एक्स बराबर 6x, x की जगह क्या डालूं, x बराबर दिए सर 15 डालना है, x बराबर 15, 15 गुणे 6 90 प्लस 36, 90 36 126, पार्ट डी सही। अच्छा, इस एक्सरसाइज के उदाहरण कुछ देख लीजिए जो ना बन रहे हो, मुझे वैसे लग नहीं रहा कि नहीं बनेंगे उदाहरण। 6 उदाहरण है, देखिए 5वां और 6वां तो इसी तरह के उदाहरण है, 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, बात समझ में आया। और किसी आयत की लंबाई घट रही है, चौड़ाई बढ़ रही है, परिमाप और क्षेत्रफल की दर। कल सवाल हुआ परिमाप और क्षेत्रफल वाला, कोई ना कोई सवाल ये भी हुआ है। ये कौन सा, हाँ झील वाला भी कल सवाल हुआ, झील में पत्थर डाला जाता है, तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई दाम था नहीं। झील वाला भी सवाल एक्सरसाइज में था, तो कोई डिफर क्वेश्चन नहीं है, अंतर नहीं है किसी में। तो कल से हम लोगों का नया टॉपिक क्या होगा, देखिए 6.3 पे जैसे 18 क्वेश्चन समाप्त होता है तो एक हेडिंग पड़ी हुई है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, अर्थात वर्धमान और ह्रासमान फलन। पेपर बिल्कुल आउट हो जाता है एक तरह से इस टॉपिक से। जो कल की क्लास होगी उसमें 2 नंबर का सवाल आएगा। अब आज से बच्चे या कल से आप ले लीजिए सीट, आज आना हो तो फिर 12 बजे के बाद ही आइएगा, अथवा कल से आइए, कल से आप आके सीट ले जाइए, ठीक है। तो कल से सभी बच्चे आके सीट ले जाएं, जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कल सीट मिल जाएगी। तो कल नया कॉन्सेप्ट बताएंगे इंक्रीज डिक्रीज फंक्शन।